क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस टॉपिक से रिलेटेड, उतना चैप्टर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। एनसीईआरटी करनी, एनसीईआरटी पूरी अच्छे से करो। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करो और सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी सॉल्व करो खुद से। उसके बाद कोई रेफरेंस बुक ले लो, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। वाइट बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है? वाइट बोर्ड सबको विजिबल है ना? चलो ठीक है। हाँ। तो पहला जो डाउट मेरे पास आया है वो आया है एनसीईआरटी का, आपका क्वेश्चन नंबर अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6.5। इसमें डाउट आया पार्ट नंबर डी में। एग्जाम्पल नंबर 6.5 एनसीईआरटी, एग्जाम्पल 6.5 एनसीईआरटी, और इसका क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। डी वाला क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूँ तो आप क्वेश्चन भी देख सकते हो इधर। क्वेश्चन ऐसा दिया है कि आपके पास दो मैग्नेट्स है, एक का नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, ठीक है। और दूसरा मैग्नेट इधर है, इसका भी नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, ठीक है। इस तरह से आपको दो मैग्नेट्स दिए हुए हैं। हाँ, यहाँ पे बीचों बीच एक कॉइल रखी हुई है, उसका ओरिएंटेशन इस तरह से दे रखा है, इस तरह से कॉइल रखी हुई है, ठीक है। जिसके यहाँ पे एक कैपेसिटर अटैच किया हो, जिसके यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में आ जाए तो आप अच्छे से अटैम्प्ट करो, है ना। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है, बट ध्यान से सुनना, कि ये सपोज करो साइड दिया हुआ है ए साइड ऑफ प्लेट एंड दिस इज बी साइड ऑफ प्लेट, दिस इज योर कैपेसिटर, ठीक है। दोनों मैग्नेट्स का मोशन राइट साइड हो रहा है, ये राइट साइड हो रहा है और इसका मोशन लेफ्ट साइड हो रहा है ना, इस तरफ से। दोनों का मोशन भी हमें दे रखा है, तो हमें बताना है कि आपका ए वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा और बी वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज है। कैपेसिटर की जो ए वाली प्लेट है उस पे कौन सा चार्ज आएगा और बी वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा, ये क्वेश्चन हमको पूछा गया, ठीक है। आप में से देखो किसी को एक बार ट्राई करके देखो, किसी से बनता है एक वाला सवाल, नहीं होगा तो फिर मैं बता रहा हूँ। एक बार आप खुद से ट्राई करो, जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी को खोल के भी नहीं देखा है, कई बच्चे ऐसे होंगे एनसीईआरटी खोली नहीं होगी तो उन्हें पता ही नहीं होगा क्या है। एक बार ट्राई करके देखो तो। क्वेश्चन सबको समझ आ गया ना क्या पूछा है बेटा? क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ क्या पूछा गया? नहीं क्लियर हुआ? अच्छा देखो फिर से बता रहा हूँ। ये कॉइल है और यहाँ पे कैपेसिटर लगाया हुआ है ना। कॉइल के साथ कैपेसिटर कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर का प्लेट ए है और नीचे वाला जो है वो प्लेट बी है। और यहाँ से हम, ये बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, इसको हम मोशन करा रहे हैं, मतलब मूव करवा रहे हैं, कॉइल के पास लेके जा रहे हैं। और यहाँ से दूसरा मैग्नेट है, इसको भी कॉइल के पास लेके जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि कैपेसिटर की जो प्लेट ए होगी उस पर चार्ज क्या होगा, है ना। कैपेसिटर की पोलैरिटी क्या होगी, कैपेसिटर की ए प्लेट पे चार्ज कितना होगा और कैपेसिटर की बी प्लेट पे चार्ज कितना होगा, मतलब चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ए पे पॉजिटिव होगा कि बी पे पॉजिटिव होगा, या ए पे नेगेटिव होगा कि बी पे पॉजिटिव होगा, ये आपको बताना है ना। कैपेसिटर की पोलैरिटी आपको बतानी। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? ए पे पॉजिटिव होगा, है ना। अब कैसे होगा,
कैसे होगा, ए पे पॉजिटिव कैसे होगा, है ना। जो डाउट आया था वो मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ, जिनको नहीं समझ आया वो इधर देखेंगे। पॉजिटिव इज़ द राइट आंसर। पर क्यों होगा पॉजिटिव, उसका रीज़न होना चाहिए। तो रीज़न क्या है, देखो जब आप यहाँ से इस कॉइल को देखोगे, है ना, जब आप राइट साइड से इस कॉइल को देखोगे तो यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी बनेगी, मतलब इस कॉइल पे यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट होगा। जब मैं बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर लेके जाऊंगा तो इस कॉइल पे कौन सा पोल जनरेट होगा, कॉइल पे कौन सा पोल जनरेट होगा, कॉइल के लेफ्ट साइड कौन सा पोल जनरेट होगा, नॉर्थ पोल जनरेट होगा, अपोज करेगा ना। जब मैं नॉर्थ पोल मैग्नेट का इस कॉइल के पास लेके जाऊंगा तो यहाँ पे नॉर्थ जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे साउथ दे रखा है, ठीक है, ये साउथ है और ये नॉर्थ, ठीक है। और जब मैं साउथ पोल इस मैग्नेट का इसके पास लेके जाऊंगा तो यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट होगा, साउथ पोल जनरेट होगा। बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। दोनों मैग्नेट्स की पोलैरिटी आपको गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होगा, यहाँ पे साउथ पोल जनरेट होगा। यहाँ से जब आप देखोगे तो आपको कौन सा पोल दिखाई देगा, साउथ पोल दिखाई देगा, है ना। यहाँ से जब आप देखोगे तो यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो साउथ दिखाई देगा, यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो नॉर्थ दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप राइट साइड से देख रहे हो, है ना, राइट साइड से देखोगे तो आपको नॉर्थ पोल दिखाई देगा, मतलब आपका करंट कैसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। राइट साइड से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड से देखोगे तो आपका करंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। दोनों तरफ से हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब पहले मैं लेफ्ट साइड राइट साइड से बात करूंगा, ठीक है। ये राइट हो गया और ये हमारा लेफ्ट हो गया, ठीक है। राइट साइड से अगर मैं बात करूं तो करंट कैसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, राइट साइड से देखो, हाँ करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपका इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज फ्लो करेंगे तो आपकी बी वाली प्लेट है वो नेगेटिव हो जाएगी और ए वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। बी वाली प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, ए वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप यहाँ से देखो, राइट साइड से जब आप देखोगे तो आपका जो करंट है वो कैसे फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज, मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, है ना। राइट लेफ्ट साइड से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं तो अगेन आप देखो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेंगे तो बी वाली प्लेट फिर से नेगेटिव हो जाएगी और ए वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी। तो चाहे आप लेफ्ट साइड से देखो चाहे आप राइट साइड से देखो, दोनों केसेस में ए पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी, और बी पे नेगेटिव पोलैरिटी आएगी, ठीक है। दोनों तरीके से आप देख सकते हो, क्लियर है। तो दोनों डायरेक्शन से जब आप देखोगे तो पोलैरिटी आपकी सेम ही आएगी, ए वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज ही आएगा और बी वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा जो डाउट मेरे पास आया था एनसीईआरटी का ही है, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर आपका 6.7, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6.7, सब लोग एनसीईआरटी ओपन करेंगे जिनके पास है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6.7, ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 6.7 इसमें देखोगे, इसमें आपको एक व्हील दिया हुआ है, बड़े ध्यान से देखोगे, आपको इस तरह का एक व्हील दिया हुआ है, ठीक है। और इस व्हील के अंदर 10 मेटेलिक स्पोक्स है, ठीक है। इस व्हील के अंदर 10 मेटेलिक स्पोक्स इस तरह के लगे हुए हैं, जैसे आपकी साइकिल होती है उस तरह के इसमें स्पोक्स लगे हुए हैं, ठीक है। और हर स्पोक का जो लेंथ है आपको दिया हुआ है 0.5 मीटर्स, है ना। स्पोक का लेंथ कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर, मतलब ये 0.5 मीटर, ये भी 0.5 मीटर, इस तरह से आपको दे रखा है, ठीक है। इट इज रोटेटेड विद 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट इन अ प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको हमने रोटेट किया और ओमेगा भी आपको दे रखा है ना, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है रिवॉल्यूशन पर मिनट में।
है ना। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है विच इज़ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको आप कन्वर्ट करोगे रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में। वहाँ से आप ओमेगा निकाल लोगे, ओमेगा इज 2 पाई इंटू एफ, ठीक है। वहाँ से आपको ओमेगा का वैल्यू पता चल जाएगा। फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर लोगे रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में और फिर ओमेगा निकाल लोगे। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी आपको दे रखा है विच इज 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो गिवन, ओमेगा इज ऑल्सो गिवन, radius is also given. You have to find the EMF generated between the center of the wheel and the end point of the wheel, ठीक है। बात समझ आई, सेंटर ऑफ द व्हील और एंड पॉइंट्स ऑफ द व्हील, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज मैटर नहीं करती कि आप कितने नंबर ऑफ स्पोक्स यूज कर रहे हो, है ना। ये चीज मैटर नहीं करती कि कितने नंबर ऑफ स्पोक्स आप यूज कर रहे हो, है ना। नंबर ऑफ स्पोक्स आपकी मैटर नहीं करती। क्यों ऐसा है, यहाँ पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज करो यहाँ पे आपको 10 नंबर ऑफ स्पोक्स दिए हुए हैं, ठीक है। 10 नंबर ऑफ मेटेलिक स्पोक्स दिए हुए हैं। हो सकता है आपको 10 से ज़्यादा दिए होते, 50 दिया होता या फिर 100 दिया होता या फिर मान लो n नंबर ऑफ स्पोक्स दिए होते, ठीक है। n नंबर ऑफ मेटेलिक स्पोक्स दिए होते, n नंबर ऑफ सपोज करो मेटेलिक स्पोक्स दिए होते। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं एक स्पोक की बात करूं, है ना, तो हम सब ने एक केस ऑलरेडी पढ़ लिया है कि अगर हम किसी रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, है ना, अगर हम किसी रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, उसकी वजह से जो हमारा ईएमएफ जनरेट होता है, इतनी बात हम सबको पता है, ये हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी रॉड को आप रोटेट करते हो तो उसकी वजह से जो हमारा ईएमएफ जनरेट होता है वो कितना होता है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, है ना। किसी भी रॉड को जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा से रोटेट करते हो तो उसकी वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता है इतना जनरेट होता है। अब यहाँ पे आप देखो बहुत सारी मेटेलिक स्पोक्स है ना, मेटेलिक स्पोक्स है। तो अगर मैं एक स्पोक की बात करूं, जैसे कि ये वाले स्पोक की बात करूं, है ना, तो मुझे पता है या तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, अगर यहाँ पॉजिटिव जनरेट हो रहा है तो यहाँ नेगेटिव जनरेट होगा, है ना। अगर यहाँ नेगेटिव जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होगा। वो डिपेंड करेगा कि मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है कि आउट ऑफ द प्लेन है, वो सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ हमें दिया नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्टली हमें पूछ लिया गया है कि कितना ईएमएफ जनरेट होगा इन सारे स्पोक्स का, आप मिला के हमें बताओ, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, आप एज्यूम कर सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे पोलैरिटी आप पॉजिटिव ले सकते हो। अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव ले रहे हो तो यहाँ पे आपकी पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आप नेगेटिव ले रहे हो तो यहाँ पे आपकी पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगी। और जो एक स्पोक के साथ होगा वही आपका n नंबर ऑफ स्पोक्स के साथ भी सेम ही होगा, यहाँ भी पॉजिटिव पोलैरिटी, यहाँ भी नेगेटिव पोलैरिटी, ठीक है। इस तरह से आपकी जो पोलैरिटी होगी, देखो सेंटर पे पॉजिटिव अगर आप अज्यूम कर रहे हो तो हर स्पोक के लिए पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव इधर होगा, पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव इधर होगा, पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव इधर होगा, पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से आप पोलैरिटी ले लोगे। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो आप अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी बात सबको समझ आई, इतनी बात सबको समझ आई। पोलैरिटी आप अपने हिसाब से एज्यूम कर लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। अब हमने क्या किया, बड़े ध्यान से देखना। अब अगर आप इस एक स्पोक की बात करो, है ना, तो इसकी वजह से जो ईएमएफ जनरेट होगा, है ना, मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये एक बैटरी यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव माना है, यहाँ पे नेगेटिव माना है, तो मैं इसको बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूँ जिसकी पोलैरिटी पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, है ना। इस तरह से मैं इसको ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जितने नंबर ऑफ स्पोक्स लगे हुए हैं तो ये इक्विवेलेंट किसके हो गए, ये n नंबर ऑफ सेल्स के इक्विवेलेंट हो गए, n नंबर ऑफ सेल्स के इक्विवेलेंट हो गए जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। n नंबर ऑफ सेल्स के इक्विवेलेंट हो गए विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल,
है ना। मतलब अगर n नंबर ऑफ सेल्स आप पैरेलल में कनेक्ट करो और सबका ईएमएफ सेम हो, अगर सबका ईएमएफ सेम है और आपने उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है तो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, मुझे खुद सोच के बताओ। अगर n नंबर ऑफ सेल्स आपके पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा बताओ, व्हाट विल बी योर इक्विवेलेंट ईएमएफ। ये बात तो हमें आती है ना, हम पढ़ चुके हैं ना ये। अगर आपके n नंबर ऑफ सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना जनरेट होगा। निकाल के बताओ। n नंबर ऑफ सेल्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा। इस तरह से आपके पास n नंबर ऑफ सेल्स, इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, सबका ईएमएफ सेम है। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ ऑल दीज सेल्स, इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होना चाहिए। अरे कुछ याद भी है कि भूल गए सब। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था मैंने आपको, ये सेल्स के बारे में और बैटरीज के बारे में सब कुछ हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कवर किया था। वो थोड़ा कंसेप्ट तो आपको याद रखना पड़ेगा ना। अभी आप लोग देखोगे, है ना, ये पार्ट आपको देखना है। इक्विवेलेंट ईएमएफ आज आप घर पे जाके देखोगे कितना निकालते हैं, और इक्विवेलेंट ईएमएफ जब आप निकालोगे कितने भी सेल्स आप लगा लो, उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ ई के बराबर ही आएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी नंबर ऑफ स्पोक्स लगे हैं वो सब मिला के एक रॉड की तरह बिहेव करेंगे। जैसे हम एक रॉड को जब रोटेट करते थे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता था, वहीं आपके n नंबर ऑफ स्पोक्स से भी उतना ही जनरेट होगा जितना एक रॉड से जनरेट होता था, क्योंकि इक्विवेलेंट ईएमएफ आपका सेम ही आएगा। जितना एक रॉड का इक्विवेलेंट ईएमएफ आता था उतना ईएमएफ आपके n नंबर ऑफ स्पोक्स का भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ईएमएफ होगा वो सेम होगा, दैट इज हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, जितना हम रॉड के लिए निकालते थे ईएमएफ उतना ही आपका n नंबर ऑफ स्पोक से भी जनरेट होगा। ठीक है, कंसेप्चुअल पॉइंट यहाँ पे ये है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ का कंसेप्ट पता होना चाहिए, तब आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो जितने भी स्पोक्स है सबको मैंने एक ही से रिप्लेस कर दिया और इसी को मैंने ओमेगा प्रोवाइड कर दिया, तो ये बिल्कुल वैसा ही केस हो गया जैसा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलो, इसमें किसी कोई दिक्कत तो बताओ। ये दोनों डाउट्स मैंने बता दिया आपको जो भी आपके थे। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज योर म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ना सबको, ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए। चलो ठीक है ना, अब आ जाओ म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो म्यूचुअल इंडक्शन की हम सुबह बात कर रहे थे और अभी हम इसी पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि ये पार्ट हमारा अच्छे से कवर हो जाए, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन, पेन क्यों नहीं चल रहा है। म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। सपोज करो हमारे पास दो कॉइल्स हैं, एक का रेडियस छोटा दिया है और दूसरे का रेडियस थोड़ा बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, दो तरह की हमारे पास कॉइल्स है, एक बड़ी वाली कॉइल है और एक छोटी वाली कॉइल। ठीक है, दोनों का सेंटर सेम पॉइंट पे लाई कर रहा है, लेकिन दोनों का रेडियस अलग अलग है। सपोज करो इसका रेडियस है A1
और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है A2, ठीक है। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब M की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर दिस टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स सच दैट करंट I फ्लो इन द रेडियस A2 वाले रेडियस में आपका I करंट फ्लो कर रहा है। सपोज करो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, A2 वाली कॉइल में I करंट फ्लो कर रहा है एंड यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू दिस कॉइल अरेंजमेंट, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन सपोज करो हमें पूछ लिया गया, अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सबको समझ आ गया? थोड़ा थोड़ा समझ आया? अरे ये एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल में करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। सर्कुलर कॉइल में करंट कितना फ्लो कर रहा है? I करंट फ्लो कर रहा है और हमें फाइंड करना है। अब होगा क्या, इसकी वजह से फ्लक्स जनरेट होगा। हम सबको पता है कि जब बड़ी वाली कॉइल में करंट फ्लो करता है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, है ना। करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो मुझे ये बताओ कि सर्कुलर कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो कितनी जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ना। सर्कुलर कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो कितनी क्रिएट होती है? याद है किसी को? सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट होती है? अगर आपके पास एक कॉइल है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी पैदा होगी? हाँ, म्यू नॉट I अपॉन 2R, वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट होगी? म्यू नॉट I अपॉन 2R, ठीक है। म्यू नॉट टाइम्स I अपॉन 2 इंटू R, रेडियस कितना दिया हुआ है? A2, ठीक है। इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अब डायरेक्शन आप निकाल सकते हो राइट हैंड रूल से। तो ये जो बाहर वाली कॉइल में करंट फ्लो करेगा इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इनटू द प्लेन प्रोड्यूस होगी, है ना। कहाँ प्रोड्यूस होगी? इनटू द प्लेन प्रोड्यूस होगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये हर जगह पे होगी, है ना, इस पूरे रीजन में होगी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जब छोटे वाले एरिया को कट करके जाएगी, मतलब छोटे वाले कॉइल के एरिया को कट करके जाएगी, तो इसमें भी कुछ फ्लक्स क्रिएट करेगी, है ना। छोटे वाले एरिया में जो फ्लक्स क्रिएट करेगी तो उसकी वजह से जो इंडक्शन होगा दैट इज योर म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब करंट आपकी बाहर वाली कॉइल में फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो सेकेंडरी कॉइल को कट करती हुई जा रही है, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स में चेंज हो रहा है और उसकी वजह से आपका EMF जनरेट होगा, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन होगा ना। फ्लक्स प्रोड्यूस होगा मतलब म्यूचुअल इंडक्शन वहाँ पे होगा, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन का डेफिनेशन मैंने आपको आज सुबह ही बताया था कि प्राइमरी कॉइल में जब करंट फ्लो करता है तो सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स जनरेट होगा तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी कॉइल आपकी ये हो गई ना, बाहर वाली। इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल को कट करके जा रही है। अब कट करके जा रही है तो उसकी वजह से फ्लक्स पैदा होगा। तो कितना फ्लक्स पैदा होगा वो निकाल लो। तो फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा, हम सबको पता है, सदियों से पढ़ते आ रहे हैं ना BA cos थीटा। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई? वो आपकी फर्स्ट कॉइल में जनरेट हुई, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई है वो हमारी फर्स्ट कॉइल में जनरेट हुई है। इसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में वो हम कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल Φ21 which is equal to magnetic field in first coil, area of second coil, क्योंकि सेकेंड कॉइल में फ्लक्स निकाल रहे हैं, और थीटा क्या होगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ से आपको फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा। फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल
ड्यू टू करंट इन प्राइमरी कॉइल विच इज इक्वल टू B1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, म्यू नॉट टाइम्स I अपॉन 2 इंटू A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, विच इज पाई इंटू A1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फ्लक्स आ गया, क्लियर है। लेकिन अब हमें निकालना क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, मतलब हमें M का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑलरेडी पता है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या होता है फ्लक्स का, phi21 इज इक्वल टू M21 into I. If you compare both these equation, you will get the value of M21. ठीक है, तो M21 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो M21 इज इक्वल टू I से I कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट म्यू नॉट टाइम्स पाई A1 स्क्वायर अपॉन A2 upon 2A2. So this will be your mutual inductance. ठीक है, समझ आया आपको? अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग सब ट्राई करोगे। सपोज करो मैंने क्या किया, अब एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर रहा हूं, ये आप लोग ट्राई करोगे। सपोज करो अब मैंने करंट छोटी वाली कॉइल में फ्लो करवाया, ठीक है। सपोज करोगे अब मैंने जो करंट है वो छोटी वाली कॉइल में फ्लो करवाया, छोटी वाली कॉइल का रेडियस कितना दिया हुआ है, A1, ठीक है। अब करंट मैंने इसमें फ्लो करवाया और आपको बताना है इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस इन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकेंड कॉइल, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया इसमें, पहले करंट आपका बाहर वाली कॉइल में फ्लो कर रहा था क्लॉकवाइज, अब मैंने दूसरी कॉइल में करंट फ्लो कराया एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकालना है। ट्राई करो जरा इसको, एक बार खुद से ट्राई करके देखो, सब लोग ट्राई करेंगे इसको। यस, किसी ने ट्राई किया इसको?
पहले तो मुझे ये बताओ कि जब करंट इस वाली कॉइल में फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड आपकी होगी एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी आउट ऑफ द प्लेन होगी, है ना, आउट ऑफ द प्लेन होगी। है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी आपकी आउट ऑफ द प्लेन होगी इस रीजन में। अगर यहाँ से फील्ड लाइंस आपकी बाहर निकलेंगी तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी फील्ड लाइंस की? ये वाले रीजन में क्या डायरेक्शन होगी? यहाँ से अगर आपकी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी तो ये वाले रीजन में क्या डायरेक्शन होगी? थोड़ा दिमाग लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया। क्लॉकवाइज होगी। यहाँ पे फील्ड लाइंस आपके अंदर जाएगी, ऐसा कुछ होगा क्या? यहाँ से फील्ड लाइंस अगर बाहर निकलेंगी तो यहाँ से बाहर निकलेगी तो कहीं तो अंदर जाएगी ना। यहाँ से बाहर निकल रही है, इतने रीजन में से बाहर निकलेगी तो कहीं तो अंदर जाएगी, है ना। अगर इतने रीजन में से आपकी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है तो फील्ड लाइंस इस ये वाले रीजन में अंदर की तरफ जाएंगी, है ना। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होगी वो अंदर की तरफ जाएगी। अब हमें ये निकालना है कि इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये वाले रीजन में, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स A1, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2A1। मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, जो छोटी वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वही वाली मैग्नेटिक फील्ड ये वाले रीजन को कट करके जाएगी, है ना। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अब फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? इस वाले रीजन में आपका फ्लक्स जो होगा वो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से होगा। सिर्फ ये वाले रीजन की बात कर रहा हूं। अगर मैं ये वाले रीजन की बात करूं, आज हमारा मीटिंग भी है बेटा, आज आप सबको मीटिंग में आना है। किसका पीपी सवानी वाले बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? पीपी सवानी वाले स्टूडेंट्स, बेटा आज आप लोगों का मीटिंग है ना, 5 बजे से मीटिंग है और मीटिंग में सभी पीपी सवानी के स्टूडेंट्स को आना है। 5 बजे की मीटिंग का टाइम है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे एक बार, ठीक है। अभी हमें मीटिंग में भी ज्वाइन होना है तो क्लास को आज हम जल्दी छुट्टी करेंगे, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सब ट्राई करेंगे, बस ये आप होमवर्क में ट्राई करो और कोशिश करो, आपको आ ही जाएगा, है ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना। हम क्लास को अभी यहीं पे एंड कर रहे हैं आज। और एसपीवी वाले स्टूडेंट्स ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, मंडे को उनका एग्ज़ाम है, मंडे को उनका एग्ज़ाम होगा और जो मैंने क्लास में पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करके आएंगे और एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करके आएंगे। एनसीईआरटी के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, ठीक है। एलआर सर्किट नहीं पूछूंगा क्योंकि एलआर सर्किट आपका बोर्ड में नहीं है, ये आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है ना,
जेई का मैं थोड़ा जब एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दूंगा इवनिंग क्लास में, उसमें मैं एलआर सर्किट आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। एलआर सर्किट आपको नहीं पूछूंगा क्योंकि वो बोर्ड में आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आएगा, एनसीईआरटी लेवल का पेपर होगा, एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।